हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9th के चैप्टर पे चर्चा करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, लोकतांत्रिक सरकार। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चुना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली चुनने का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ हिस्ट्री में वैदिक काल में क्या था कि जो सरकार होती थी, सरकार क्या, राजन हुआ करते थे। कौन? राजन। उनको जो है कबीले के लोग चुनते थे, और वो जो राजन हुआ करते थे वो कबीले के लोगों के प्रति जवाबदेह हुआ करते थे। ठीक है, अब इनडायरेक्टली बात करें, कैसे इनडायरेक्ट गवर्नमेंट चुनी जाती है। तो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट जैसे आज के टाइम पे हम क्या होते हैं, हमारे यहाँ पहले एमपी या एमएलए चुने जाते हैं। एमपी का जब चुनाव होता है तो हम डायरेक्ट उनको इलेक्ट करते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, और जिस पार्टी के ज्यादा एमपी जीत करके जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बना लेता है। जैसे आज बीजेपी है, तो हमने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो वोट दिया नहीं, या उनके मंत्रिमंडल को वोट तो दिया नहीं, लेकिन जो है कि वो प्रधानमंत्री बने ना, क्योंकि उनकी पार्टी के एमपी, जैसे भारत में 543 टोटल जो है कि लोकसभा मेंबर्स का नंबर है पार्लियामेंट में, तो 543 का 272 प्लस 1 यानी कि 273 सीटें जिसकी आ जाती हैं वो जो है सरकार बना लेता है। तो ऐसे में भाजपा की गवर्नमेंट बन गई है। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो जिसमें पब्लिक के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है सरकार की, ऐसे गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती कितने तरह की हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख रहे होंगे, वैसे तो 10 पॉपुलर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 तरीके की गवर्नमेंट्स का नाम लिखा है। जैसे एक है कम्युनिज्म, हिंदी में इसको साम्यवाद कहते हैं। कम्युनिज्म सिंपल सा फिलॉसफी है, स्टेटलेस सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि स्टेट के बारे में कोई वो नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे पीपुल्स का सब कुछ है और पीपुल्स के बीच में सारी चीजें बटी हुई हैं। ठीक है, और इसका जो कह सकते हैं कि इसको लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो एक जर्मन फिलोसोफर थे, कार्ल मार्क्स, वो इसको लेके आए थे। उनकी फिलॉसफी ये इस वजह से आई क्योंकि उस समय जो है कि बुर्जुआ वर्ग की बात चलती थी और सर्वहारा वर्ग की बात चलती थी। तो कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए कम्युनिज्म आया था, और वो अपनी उनकी थ्योरी जो भी थी वो थी। आगे अगर हम बात करें सोशलिज्म, कम्युनिज्म से थोड़ा सा मतलब ढीला पड़ता है सोशलिज्म। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट चीजों को क्लियर करती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो अंतर है अमीर और गरीब के बीच का वो बहुत ज्यादा ना हो, अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो, गरीब बहुत ज्यादा अमीर ना हो, गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो। और इसके लिए सरकारें विभिन्न तरीके की योजनाएं लेकर के आती रहती हैं, नेशनलाइजेशन करती रहती हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो 1968 के पहले भारत में 14 अलग अलग बैंक, प्राइवेट बैंक थे। ठीक है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने उन सभी को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, यानी कि राष्ट्रीयकृत कर दिया, और वो किसके अधीन हो गए, भारत सरकार के अधीन हो गए। ठीक है, इसमें सोशलिज्म में मतलब ट्राई किया जाता है कि मतलब संपत्ति का एक बराबर वितरण सुनिश्चित हो। कम्युनिज्म की फिलॉसफी भी कुछ वही है, लेकिन यहाँ बराबर काम के लिए बराबर वेतन और सभी लोग एक बराबर हों, तो वो थोड़ा सा एकदम अलग है। इन सब पे हम लोग डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। कम्युनिज्म सोशलिज्म पे फर्दर क्लासेस में आता है आपके।
मोनार्की का मतलब सिंपली एक राजा हुआ करता था, और वो राजा जो है कि पूरी सोसाइटी को क्या कर रहा है, रन कर रहा है वो अपने हिसाब से। अब उसका बेटा भी अगला राजा होगा, उसका बेटा अगला राजा होगा, तो ये सिस्टम था। फिर इसके बाद अगला हम बात करें कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म को हिंदी में जो है कहा जाता है उपनिवेशवाद। बच्चों, उपनिवेशवाद को सबसे पहले अंग्रेज इंग्लैंड ने लॉन्च किया। ये इंग्लैंड का जो है कि था, उनका ये था कि व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी उन्होंने एक लाई थी, और खैर उसका तो बात ही हम नहीं करेंगे फिलहाल। सिंपली ये समझाता हूं मैं कि अगर किसी और कंट्री पर, ठीक है, कोई दूसरी कंट्री अपने पावर्स की वजह से इस प्रकार से आधिपत्य कर ले, मतलब अपने पावर को वहां पर इस्टेब्लिश कर ले और वहां के गवर्नेंस सिस्टम को जो है कि कंट्रोल करने लगे, और इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस हैं उनका अपने हित में यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दे, तो ऐसी इसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और जब वहां के गवर्नमेंट पर या गवर्नेंस सिस्टम पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले, तो उसको हम आगे इंपीरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म जब तक इकोनॉमिक जो है कि रिसोर्सेस का जो है कि वो किया जा रहा है, यूटिलाइजेशन अपने लिए किया जा रहा है, तब तक तो कॉलोनियलिज्म है। जैसे ब्रिटेन सबसे पहले इंडिया में कॉलोनियलिज्म लेके आया, बाद में फिर क्या हो गया, वही कॉलोनियलिज्म चेंज होकर के इंपीरियलिज्म हो गया। ठीक, इसके बाद है अगला टोटलिटेरियनिज्म। इसको सिंपली मैं आपको टोटलिटेरियनिज्म को समझा देता हूँ कि जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो एक हेड होता है, वो अपनी पॉपुलैरिटी के कारण, अपनी उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाती है, उसके कारण अपने ही तरीके की चीज़ों को संचालित करना शुरू कर दे और अपने आप को हेड ऑफ द टेबल समझने लगे और किसी को अपने आसपास ना आने दे, तो मीडिया को कंट्रोल करने लगे। अगर मान लीजिए इलेक्शन होता भी है, तो इलेक्शन को इस तरीके से कंट्रोल करे कि वो सिर्फ वही चुनाव जीते। तो टोटलिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा तानाशाही, जिसको हिंदी में कहते हैं। इसके बाद है ओलिगार्सी। ओलिगार्सी सिंपली ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें कुछ एक लोगों को अधिकार प्राप्त होता है। अधिकार प्राप्त होने का मीन्स ये है कि सत्ता पे जैसे अगर श्वेत हैं तो श्वेत लोग ही बैठेंगे, क्योंकि उनको ऐसा अधिकार प्राप्त है कि वो गोरे हैं, तो उनके अंदर कुछ मैंने नहीं बोला था आपको कि जो मतलब व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी की बात की थी, कि मतलब गोरों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसे लोगों को सुधारें जो काले लोग हैं, वो असभ्य लोग हैं, तो वो सरकार में वही रहेंगे, ओलिगार्सी इसको कहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ये इस बारे में बात करता है डेमोक्रेसी के बारे में। तो हमको सबसे पहले ये भी जानना होगा ना कि व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत क्यों है। तो यहाँ देखिए, वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। एक्चुअली हम लोग देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में चर्चा भी किया गया है एनसीईआरटी की बुक में कि हम लोग पेन, रेन या लव यूज करते हैं, तो क्या इनको डिफाइन पहले करते हैं, पहले इनका यूज करते हैं। यूज कर लेते हैं तब तो डिफाइन करते हैं ना, कि पेन जेल पेन है, या फिर पेन जो है कि मार्कर है, या फिर वो पेन रेड है, या उसका इंक पतला है या उसका इंक मोटा है। अलग अलग तरह की पेन्स होती हैं। रेन कैसा है, रेन जो है कि आंधी वाली बारिश है, या फिर उसमें जो है कि पत्थर भी गिर रहे हैं। लव कैसा है, लव भी कई टाइप के होते हैं, जब और ये तो बस हो जाता है, वो पता भी नहीं चलता। खैर, डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन बिफोर वी यूज देम। क्या हमको सबसे पहले ये इंतजार करना चाहिए कि पहले हमें इनकी डेफिनेशन प्राप्त हो जाए तो हम का यूज करें? ऐसा तो है नहीं, हमको तो सबसे पहले हम इसका यूज कर लेते हैं, इसके बाद हमको पता चलता है इसके डेफिनेशन। जैसे हम आपको बात करते हैं, आपको एक बात बताते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे मान लीजिए जो इंडिया है, तो इंडिया में 3 टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, और भी देशों में ऐसे ही लगभग पार्टीज होती हैं।
तो इसमें क्या है कि एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है, एक सेंटर विंग होता है। ठीक है, आप सोचिए कि ये तीन आइडियोलॉजी हैं और ये तीनों आइडियोलॉजी को आम लोग ही चुन करके और सरकार में, यानी कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन है और एक इलेक्शन है, उसमें अब लेफ्ट विंग की सरकार भी लड़ेगी, राइट विंग और सेंटर विंग। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट, राइट और सेंटर को समझाता हूँ। देखिए, लेफ्ट के जो लोग होते हैं, जो लेफ्ट पार्टी के लोग होते हैं, वो गरीबी को कह सकते हैं कि कुपोषण को, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। मेन इनका उद्देश्य होता है कि जो समाज का शोषक वर्ग है, सॉरी शोषित वर्ग है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा शोषित किया गया है, सताया गया है, उसको हम उत्थान, उसको ऊपर ला सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस टाइम प्रेजेंट में, जो काफ़ी चर्चित नाम है वो कन्हैया कुमार है, जो लेफ्ट विंग के एक बड़े नेता हैं। राइटिस्ट जो गवर्नमेंट्स होती हैं, ये किसको सपोर्ट करती हैं? जो राइटिस्ट गवर्नमेंट होती हैं ये सपोर्ट करती हैं कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म का मतलब कि पैसे वाले लोगों का राज हो, और अगर इनका जो है कि एक सिद्धांत होता है, टपकन का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में उसको देखिए ख्याल भी नहीं आ रहा। सिंपल ये समझिए कि जैसे कुछ एक ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया, कुछ एक लोगों के पास, तो वो जो है कि वो पैसा रिस रिस करके और लोगों के पास भी थोड़ा थोड़ा चला जाएगा। ठीक है, अब इनकी जो लेफ्ट विंग वाली आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्टिक है, आपने पढ़ा था वहां पे सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है। और जो राइट विंग की आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्टिक नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी प्राइवेटाइजेशन की। जैसे मैं आपको समझा दूं कि 1968 में 14 बैंक्स का क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है किस तरीके से पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच रही है। मतलब जो अ, सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जैसे जिनको सरकार जो है कि रन कर रही है, उनके कुछ हिस्सों को जो है, बेचना नहीं कहेंगे उसको, जो है उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। सेंटर पॉलिटिक्स दोनों लेके चलते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों को लेके चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों डेमोक्रेसी के ही हिस्से हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है कि कोई लेफ्ट को भी वोट देने वाला होता है, कोई राइट को भी वोट देने वाला होता है, कोई सेंटर को भी वोट देने वाला होता है। और हमारे यहाँ समझिए कि जैसे 35 या 36% के आसपास बीजेपी को मतलब वोट मिले हैं टोटल इंडिया में, सोचिए 50% के, और वो हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। तो ये लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, लेकिन क्या लोगों के अनुसार कार्य करने वाली सरकार है? क्या हर एक इंसान का जो है कि आ, मतलब ये सरकार प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कर रही है? ये कहना गलत होगा फिर। चलिए जी, आगे चलते हैं, क्योंकि अब लेफ्ट वाले तो फिर वो खोजेंगे ना कि ये लोग तो केवल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हमारे लिए क्या आ रहा है। तो ये चीज है। खैर, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट, अब यहाँ पे जो है कि एक कह सकते हैं डिफिनेशन दिया गया है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। मतलब लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के लिए चुनी गई है, ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार है, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास अगर करें तो ठीक है, मान लीजिए कि ये डेफिनेशन कही जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि समझे इसको जरा, अगर हम तो मान लीजिए कि आप ही अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप 25 के हो जाते हैं, लोकसभा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आप इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जा करके फॉर्म वगैरह सबमिट कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन में सब कुछ हो गया आपका। इसके बाद होगा क्या कि जब आप नॉमिनेशन वगैरह कर देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप क्या चुनाव जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो जीतेगा। तो क्या वो एक साधारण आदमी जीत के आ रहा है चुनाव? नहीं जीत के आ रहा। जैसे अब मैं एक हाल की रिपोर्ट बताऊं, जो है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो है एक संस्था है, वो हर साल रिपोर्ट जारी करती है। अब उसकी जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि
42% लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, सोचिए जो लॉ को बनाते हैं वो क्या है, उन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है, किसी न किसी तरीके के मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या ये ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल की बात यहाँ पे सही हो रही है? क्या ये आम लोग हैं? यहाँ पीपुल का मतलब है नॉर्मल पर्सन से, कि मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं, आपको सबसे पहले किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में होना पड़ेगा, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है तो साथ साथ आपके पास पैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, और फिर कैसे लोग चुन के आ रहे हैं आप देख ही रहे हैं। फिर आगे है ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया। इसमें कहा गया है कि डेमोस मीन्स पीपुल और क्रेसिया मीन्स रूल। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है रूल, यानी कि लोगों का शासन लोकतंत्र है। तो लोग शासन आपने देखा पीछे कहाँ है? नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, अगली लाइन लिखी हुई है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि रूलर्स तो कुछ होते हैं ना, जैसे इंडिया में बात करें तो रूलर्स कुछ हैं और उनको चुना किसने है? इलेक्टेड बाय द पीपुल्स हैं। ये है, ये बात सही है। और ये जो है डेमोक्रेसी का एक अच्छा जो है कि आप कह सकते हैं कि डिफिनेशन हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। कि मतलब जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं ना, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि ऊपर वाली डेफिनेशंस दोनों खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि कौन सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूलर्स, और रूलर सभी लोग नहीं हो सकते, कुछ खास ही लोग होते हैं जो इलेक्शन को लड़ सकते हैं और वो जीत सकते हैं, चाहे डेमोक्रेसी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। ठीक है, डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर। ये बात सही है कि हर एक आदमी को अपना जो है शासक बनने का जो है अपना आदमी बनने का वो जो शौक होता है वो बन सकता है डेमोक्रेसी में, ठीक है, क्योंकि उसको अपना वोट देना है ना। जैसे मैं मान लीजिए क्या होता है कि एक लाइन लगी हुई है और उस लाइन में एक बड़ी सी लाइन लगी है चुनाव के लिए, वोट देने के लिए। उस लाइन में हो सकता है कि पीछे मुकेश अंबानी खड़े हों और आगे जो है कि चंपक चाचा भिखारी खड़े हों, जो नॉर्मल जो है कि भीख मांग करके अपना कैसे भी जीवन यापन कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कि चंपक चाचा भी वोट देने वाले हैं, पीछे उनके मुकेश अंबानी। सोचिए एक ही लाइन लगी हुई है। अब मुकेश अंबानी ये नहीं कह सकते हैं कि चलो भाई हम तुमको इतना पैसा दे देते हैं, तुम जाके इन्हीं को वोट देना। वो बात अलग है कि वो दे दे, तो वो पैसा वोट दे दे, लेकिन वो नहीं भी दे सकता, वो कौन ऑपरेशन है अपना, ठीक है। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। जितने भी डेमोक्रेसी की ना इल्स हैं, मतलब बीमारियां हैं कह सकते हैं, कि जो समस्याएं हैं ना, उसको और ज्यादा डेमोक्रेसी से खत्म किया जा सकता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। 1975 में एक गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की। 1971 में कांग्रेस जो है कि सत्ता में आती है जीत करके इलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है कि इंदिरा गांधी जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे उस समय की, उनके ऊपर जो है कि कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में केस चला, और उस हाई कोर्ट के केस में ये उनका जो इलेक्शन था उसको अवैध करार दे दिया गया, कि मतलब वो इलेक्शन गलत तरीके से जीती है। और उसके बाद 23 जून 1975 को उन्होंने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी, ठीक है। अब सोचिए कि जनता के द्वारा चुनी गई एक सरकार थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और उसने डेमोक्रेसी को भूल करके और लोगों पर क्या कर दिया, इमरजेंसी लागू कर दी। और इमरजेंसी ऐसी ढाही कि मतलब हद समझिए। अब क्या हुआ कि इसका विरोध होना शुरू हुआ, और एक जयप्रकाश नारायण नाम के नेता थे, उन्होंने काफी भीड़ वगैरह जुटाई, विपक्षी पार्टियों को जेल में ठूसा गया। तो ये जो भीड़ दिख रही थी, विरोध था प्रधानमंत्री का। तो ये डेमोक्रेसी थी ना, और उसमें और ज्यादा डेमोक्रेसी आई, लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। या फिर आप ही है, अगर सरकार कोई गलत कानून लेके आती है तो एक बड़ी भीड़ लेकर के कानून का विरोध कर सकते हैं।
अगर आपके पास एक बड़ी भीड़ है, सरकार झुक जाए कुछ कानूनों के पीछे, तो ये इनको ज़्यादा डेमोक्रेसी के साथ आप दूर कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है, आप देखते होंगे कि जब सत्ता परिवर्तन की लहर चलती है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिछली जो सरकार थी वो बीमार सरकार थी। अब हम ज्यादा वोट दे करके इस प्रेजेंट सरकार को तो बदलेंगे ही बदलेंगे। ठीक है, और वो फिर क्या हुआ 1977 में, मैं अभी उस बात को पूरा कर लूँ। 1977 में फिर इलेक्शन होता है, और क्या हुआ, आपके नए प्रधानमंत्री जी, सॉरी, नई सरकार बनी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस पार्टी हार जाती है वो इलेक्शन, और मोरारजी देसाई आपके पीएम बने। फिर वो चेंज हुए, तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह पीएम बने, और वो गवर्नमेंट सही से रूल वगैरह नहीं कर पा रही थी। तो क्या हुआ, 1980 में फिर से वो गवर्नमेंट गिर गई, और फिर से इलेक्शन हुए, री इलेक्शन में फिर वो हार गए, और फिर से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आ गए। तो ऑल द इंस ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी, ये चीज यहाँ पे क्लियर है। अब ये एक फोटो है, ये इमेज को आप देख सकते हैं। ये इमेज जो है क्या दिखा रही है, ये इमेज एक बात समझाना चाह रही है कि एक इराक देश था, वहां पे 1972 के आसपास खाड़ी युद्ध हुआ था। तो खाड़ी युद्ध के बाद वहां पे अमेरिका ब्रिटेन वगैरह के सपोर्ट से जबरदस्ती इलेक्शन कराए गए थे, और वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है कि स्थापित किया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी जो सॉवरेनिटी वो तो खत्म हो गई थी ना, संप्रभुता नहीं थी उनकी, संप्रभुता समाप्त हो गई। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन a country is regulating by another countries, then its own decisions are taken by the other country। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि भारत की बात करूं मैं, अगर भारत में कोई कानून बना है और उस कानून को अमेरिकी सरकार कहे कि नहीं भैया ये कानून ठीक नहीं है, आप इसको बदल दीजिए, तो हम नहीं बदल सकते ना। अगर हम उसको बदलेंगे, इसका मतलब हमारी सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता नहीं है, हम दूसरे पे आश्रित होके चल। ठीक है, तो हमारी सॉवरेनिटी खतरे में पड़ सकती है, ये चीज यहाँ कहा गया है। आगे बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे। तो यहाँ समझ जाइए कि जब दूसरे देश किसी जगह का जबरदस्ती इलेक्शन कराएं तो वो एक तरह का डेमोक्रेसी नहीं है, वो जो है कि कह सकते हैं हम कि अनसॉवरेन डेमोक्रेसी है, डिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, किसी पे निर्भर लोकतंत्र है वो। अब फीचर्स क्या क्या हैं डेमोक्रेसी को, अगर इसको हम देखें तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो बड़े निर्णय होते हैं ना वो चुने हुए नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब जिनको आपने चुन करके और कहां पर भेजा है, संसद में भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है। ठीक है, आगे बात की जा रही है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है ना, जो अंतिम निर्णय होता है, वो वही व्यक्ति लेता है ना, वो वही लेता है जिसको लोगों ने चुन करके भेजा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि नोटबंदी का निर्णय था, तो आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि भाइयों एवं बहनों, आज रात 8 बजे से, सॉरी आज रात 12 बजे से, 8 नवंबर को कहा था 2017 में शायद, 8 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री आए और कहा कि भाइयों बहनों, 8 नवंबर 2017 से आज रात 12 बजे से, ठीक है, 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये पावर किसने दिया था? आप ही ने दिया था, हम लोगों ने दिया था, और इस वजह से उनको डिसीजन मेकिंग पावर थी। क्या राहुल गांधी ये डिसीजन ले सकते थे? नहीं ले सकते थे, सिंपल सी बात है। लेकिन कई जगहों पे क्या होता है, जैसे पाकिस्तान की मैं बात करूं तो 1998 में वहां पे गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट को ऑक्यूपाई कर लिया गया था। जो वहां की जो सेना थी उसने कर लिया था, और सेना अपने अकॉर्डिंग उस गवर्नेंस सिस्टम को कंट्रोल करने लगी थी। ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ जो वहां के जनरल थे वो कंट्रोल करने लगे थे। ठीक है, अब मैं बात करूं तो ये क्या है, तो वहां पे पाकिस्तान में हैंगिंग डेमोक्रेसी।
हैंगिंग डेमोक्रेसी का मतलब होता है लटका हुआ लोकतंत्र, मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें इलेक्टेड बाय पीपुल, मतलब लोग तो चुन करके भेज रहे हैं, ठीक है, लोग तो चुन करके भेज रहे हैं, सरकार एक बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि वो सरकार जो है उस पे ऑक्यूपाई कर लिया जा रहा है सेना का, ठीक है। प्रेजेंट म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो आंग सान सू की वहां पे भी एक पीएम बन करके आई थी, प्रधानमंत्री, बहुत ही बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई थी। अभी जल्दी की बात है, 6 7 8 महीने हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो वहां पे क्या हुआ कि सेना की बात वो नहीं सुन रही थी और सेना ने इनको नजरबंद करके रखा हुआ है। अब जो है कि देखिए क्या होता है, और सेना वहां पे अपने हिसाब से रेगुलेट कर रही है चीजों को, रोहिंग्याओं के मामले को लेकर के। बांग्लादेश की एक छोटी सी कहानी है। बांग्लादेश में बांग्लादेश 1971 से पहले नहीं था। मैं इस पे कभी विशेष चर्चा करूंगा, 1971 वार एंड राइज ऑफ बांग्लादेश। सिंपल आप इतना समझिए कि शेख मुजीब उर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश आजाद हुआ था, भारत की उसमें एक भूमिका थी, ठीक। इंडिया ने उसमें एक अच्छा खासा रोल वो किया था, प्ले किया था, क्योंकि एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में इंडिया जीत गया। तो शेख मुजीब उर रहमान वहां के पीएम बने। बाद में शेख मुजीब उर रहमान ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाना शुरू किया, पब्लिक इश्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना शुरू किया और खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, वहां का राष्ट्रपति बना दिया। जो पीएम का पोस्ट था उसको प्रेसिडेंट का पोस्ट मतलब बना दिया और आ, अपने अंदर बहुत सारे पावर्स रख लिए। अब इसको सेना देख रही थी और फिर उस टाइम की प्रेजेंट सेना ने क्या किया कि इनके पूरे एरिया को घेरा और इनके पूरे परिवार के 20 लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि इनकी बेटी थी जो इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना जी, वो कहीं विदेश में गई हुई थी और वो बच गए और आज के टाइम पे वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो ये फीचर्स हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे निर्णय लेना था शेख मुजीबुर रहमान को, लेकिन उनको मार करके जबरदस्ती सेना ने कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान में क्या था? तो ये क्या, ये लोकतंत्र है क्या, डेमोक्रेसी है? नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, दीज आर हैंगिंग डेमोक्रेसीज, ठीक है, इनको हैंगिंग डेमोक्रेसी कहेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, चुनाव जो है बिल्कुल फ्री होंगे, मतलब स्वतंत्र होंगे, फेयर यानी कि क्लियर तरीके से होंगे। लेकिन चाइना में क्या होता है, चाइना में 3,000 लोग जो है चुने जाते हैं 5 साल बाद, और वो 3,000 लोग फिक्स है कि वो कौन चुने जाएंगे, और एक ही पार्टी का इलेक्शन, एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है और किसी एक ही पार्टी से चुने जाते हैं। मल्टी पार्टीज भी नहीं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। लेकिन इंडिया में देखिए बीजेपी भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, सपा भी लड़ती है, बसपा भी लड़ती है और भी बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है, रालोद, मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं, वो सारी लड़ती हैं और सबको जो है कि इलेक्शन लड़ने का वो है। कुछ एक ऐसे देश होते हैं जहां पर इलेक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, जैसे इंडिया में ही अभी तो आवाज उठ रही है कि ईवीएम मशीनों को टेम्पर्ड किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट्स के इलेक्शन जो है कि फर्जी तरीके से जीते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसी वजह से है, ठीक है। तो फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, ठीक। चलिए, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कानून का शासन होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे पहले यहाँ देखिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात कही थी, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसका एक वोट है और उसका एक वैल्यू है। इसका मतलब आप समझिए कि दो लोग हैं, जैसे एक गरीब और एक अमीर है, दोनों के वोट का वैल्यू एक ही होगा, ठीक है। चाचा चौधरी और मामा मुंगेरी लाल, और चाहे वो मैं हूं या आप हो, ठीक है, हम दोनों के वोट का ऐसा नहीं कि हम अगर टीचर हैं तो हम वोट देंगे तो 1.5 वोट पड़ेगा, आप स्टूडेंट हैं आप वोट देंगे तो 1 वोट पड़ेगा, मुकेश अंबानी वोट देंगे तो 10 वोट के बराबर की वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन होगा, यानी कि जैसा जो लॉ बना हुआ होगा ना उसके अकॉर्डिंग, और लोगों के राइट्स का जो है कि क्या किया जाएगा, रिस्पेक्ट किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती किसी के राइट्स का वायलेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब जैसे जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, रॉबर्ट मुगाबे 1980 से 2017 में जो है कि ये वहां पे रहे थे, वहां के प्रेसिडेंट रहे थे। ये जबरदस्ती वहां के इलेक्शंस को जीतते थे, अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिस, मीडिया को कंट्रोल में कर लेते थे, फर्जी तरीके से इलेक्शन करवाते थे। तो ये क्या था, ये कहीं से डेमोक्रेसी थी? ठीक है, या वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू था? पता चले कि एक ही आदमी 10 वोट मार करके भी चला आता था। तो ये क्या था, वो जबरदस्ती इलेक्शंस को कंट्रोल किया जाता था, और क्योंकि वहां पे ये बहुत पॉपुलर भी थे, तो पॉपुलर थे तो इस वजह से अनफेयर इलेक्शन होते थे और उनको वो किया जाता था। 2017 में इनको जबरदस्ती हटाया गया वहां से। गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। जिम्बाब्वे में क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने बार बार वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को, वहां के संविधान को बदला था और अपने पावर को क्या किया था, बढ़ाया था प्रेसिडेंट को, ताकि उससे वो खुद को कम अकाउंटेबल बना सके। मतलब अगर मान लीजिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक उस पर कोई आवाज ना दे सके, उठा सके, उनकी जवाबदेहिता ना हो। ऐसा जो है हमारे भारत में इंदिरा गांधी ने किया था। उन्होंने लगातार कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उतने ज्यादा बुरे बुरे तरीके से अमेंडमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि 1973 में 13 जज की बेंच बैठी थी और उसने जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप संविधान को नए तरीके से लिख नहीं सकते। तो कुल मिला के समझिए कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, मतलब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज होने से क्या किया है, बचाया है। अगर सोचिए सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो हमारी जो है कि गवर्नमेंट कितनी बार चेंज होती और कितने तरीके से चेंज होती, है ना। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितना चेंज हो गया होता और गवर्नमेंट कितनी ज्यादा कम अकाउंटेबल होती और अपने मनमानी करने लगती, और हो सकता है कि एक ही सरकार जो है बार बार सत्ता में आने लगती। आगे अगर हम देखें तो पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। ये बात क्लियर ही हो गई। जैसे भाई मगाम्बे साहब का एग्जाम्पल है कि वो जो है कि अनडेमोक्रेटिक हो ही सकते हैं, ठीक है, और अनपॉपुलर भी हो सकते हैं, ये चीज है। और हमारे इंडिया में भी इंदिरा गांधी के साथ ऐसा था, तो इसमें नहीं लिखा गया है तो वो बात अलग है। वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आखिर क्यों? बिकॉज इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर राइट्स ऑफ एवरीवन इज प्रोटेक्टेड एंड पीपुल्स हैव पावर टू चेंज द गवर्नमेंट। सही बात है। यहाँ पर अब जैसे देखिए कि वो जो समय था कांग्रेस पार्टी अगर बुरा कर रही थी 1975 में, उन्होंने जो है कि क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लगाई थी, तो इस इमरजेंसी के विरोध में आखिर उनकी सत्ता बदली ना। राजीव गांधी 1984 में इलेक्शन जीत करके आए थे 401 सीटों के साथ। अपने टाइम का वो सबसे बड़ा बहुमत था उनका, मेजॉरिटी थी, सबसे बड़ी मेजॉरिटी थी उनकी। लेकिन वो भी दूसरा जब 1989 में इलेक्शन हुआ तो उसमें सिर्फ उनको जो है 192 सीट्स मिली थी। और आप देखिए कि लगातार 1990 से लेकर के 2000 तक लगातार पीएम्स बदले, लगातार प्रधानमंत्री बदले। ठीक है, जैसे लग रहा था कि कपड़े चेंज हो रहे हो किसी के। इसमें आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले बने जो है पीवी नरसिम्हा राव से, सॉरी पहले भी चंद्रशेखर बने थे। चंद्रशेखर से पहले जो है देखिए चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद एच डी देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी एक बार सिर्फ 13 दिन की उनकी सरकार रही थी और फिर वो सरकार के गए, फिर दोबारा से इलेक्शन लड़कर गया तो 1999 से लेकर के और 2004 तक वो गवर्नमेंट में रहे थे।
मतलब लगातार प्रेसिडेंट उस समय पे बदले थे। एक सिर्फ 1992 से लेकर के और 1997 के बीच में पीवी नरसिम्हा राव की एक स्टेबल गवर्नमेंट रही थी, स्थिर सरकार रही थी। ठीक है, तो ये चीज है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या किए जा सकते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट? तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। जो नेता हैं लगातार, जो हमको रूल करने वाले हैं, वो लगातार चेंज होते रहते हैं। इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है। सही बात है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हमारी योजना है भारत माला योजना। इसका मतलब इसमें ये योजना आई थी 2004 के अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में। और इसमें ये था कि मतलब जो भी हमारे पोर्ट्स हैं उनको सड़कों के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक, अब इस पे काम चल ही रहा था कि 2004 में गवर्नमेंट चेंज हो गई। फिर कांग्रेस ने इसको क्या किया कि नए सिरे से इसका कुछ नाम दूसरा कर दिया। ठीक है, अब दूसरा नाम चेंज करने के बाद जो है नेशनल पोर्ट ज्वाइंट प्रोग्राम ऐसा कुछ कर दिया था उन्होंने। इस पे काम शुरू किया। फिर जाकर के 2011 में 2010 में इसको फिर नए सिरे से नाम दिया। फिर क्या होता है कि इसके बाद 2016 में फिर प्रधानमंत्री हमारे आए, फिर से इन्होंने इसको भारत माला योजना कर दिया। और आपको मैं बताऊं कि अभी तक इस पे मतलब 10% सिर्फ काम हुआ है। तो कितनी इंस्टेबिलिटी है, कोई काम लगातार नहीं हो पाता है, उसमें रोक लगते रहती है। ठीक है, आगे है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन यानी कि राजनैतिक प्रतिस्पर्धा है और सत्ता का खेल है। ठीक है, मतलब पावर्स का खेल है। मतलब इसके पास पावर है। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे लोकसभा के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो 42% जिनके पास जो है, जिनके ऊपर किसी न किसी तरीके के जो है केसेस फाइल हैं। और उसमें भी 34% या 30% ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट रेप के और वो क्या कहते हैं मर्डर के भी वो है। ठीक है, केसेस हैं। तो ये क्या चल रहा है? सो मैनी पीपुल्स हैव टू कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। ये बात सही है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, चीजों को समझा जाता है। जैसे लोकसभा में आया कोई बिल तो राज्यसभा में जाता है, फिर विपक्ष उसमें कुछ राय देता है। तो इससे क्या होता है, देर होती है। लेकिन एक मैं आपको बात समझाता हूँ, इससे क्या होता है कि कोई बैड डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई भी कानून अपने बेस्ट फॉर्म में आता है, क्योंकि सभी लोग उस पर अपना अपना मत दे चुके होते हैं। ठीक है, आगे है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ये बेस्ट इंटरेस्ट नहीं जानते हैं लोगों का, कि लोगों को क्या चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि वहां हमने देखा था कि लेफ्ट पार्टी है, सेंटर पार्टी है और राइट पार्टी है। तो लेफ्ट पार्टी वाला जब अपना काम करेगा तो अमीरों को दिक्कत होगी। और जब राइट पार्टी वाले यानी कि जब बीजेपी आकर के और प्राइवेटाइजेशन करना करना शुरू करेगी, तो जो लोग सरकारी नौकरियों के इच्छुक हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम आएंगी, तो पीएसयू जब जो है उनका प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा, तो फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, जिनको गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें हैं, वो अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं। तो सही बात है, इसमें इंटरेस्ट बेस्ट इंटरेस्ट लोगों का क्या है ये नहीं हो पाता है। तो इट लीड्स टू बैड डिसीजन ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही गवर्नमेंट बार बार रहती है, गवर्नमेंट्स चेंज भी होती है। अब जैसे अगर हम देखें तो आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में चाइना में फैमाइन आया था, एक अकाल आया था 1958 से 1961 के बीच, पता है? इसमें चाइना में बहुत ज्यादा मृत्यु हुई थी, भारत में उतनी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू नीड्स ऑफ पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को पता है कि हमको लोगों की, सरकारों को पता है कि हमको लोगों की जरूरतों के हिसाब से काम करना है। अगर कोई अकाल आ रहा है तो हमको कोशिश करनी है कि लोगों के पास जो है चीजें जाएं, और वो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी। क्योंकि उत्तरदायित्व तो है हमारा, हमको आपने जिताया है तो हमें आपके लिए ऐसे काम करने हैं। अब कोविड में सोचिए
आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं कि आपने कैसे डिसीजंस लिए, आपने गलत डिसीजंस ले लिए, तो ये है वो है, आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ना। चाइना में ऐसा नहीं है, हो सकता है चाइना में जो डेथ है वो ज्यादा छुपाया गया हो आंकड़ा, इंडिया में भी कहा जा रहा है कि छिपाया जा रहा है, लेकिन वहां पे और भी ज्यादा हो सकता है कि छिपाया गया होगा, क्योंकि वहां पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, वहां पे हो सकता है ज्यादा डेथ हुई हो, वही बात है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सही बात है, डेमोक्रेसी से जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होती है ना वो बढ़ जाती है। निर्णय निर्माण जो है इसकी जो क्वालिटी, इसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, ये हमें अलाउ करती है कि अगर हमने कोई, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई गलत सरकार चुन ली है तो हम दोबारा जो है कि एक अच्छे वोट, अपना वोट दूसरी पार्टी को दे करके हम दूसरी पार्टी को जिता सकते हैं। हमने एक गलती की, हम उसको सुधार सकते हैं। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इसको अगर हम समझें तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज टू बेड। मतलब अगर भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब एक रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 106 देश में भारत 94वें प्लेस पे है, यानी कि भारत में स्टंटिंग और वेस्टिंग यानी कि उम्र के हिसाब से 39% बच्चे उतने लंबे नहीं हैं और उनका वजन कम है। भारत में 50% से ज्यादा महिलाएं एनीमिक हैं। इस तरीके की जब बातें आती हैं तो क्या होता है, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत लो है, हमारे यहाँ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लो है, आप लोगों ने कोविड में देखा। तो जब एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और इनफैक्ट लोग हंग्री बेड पर जाते हैं, भूखे सोते हैं, तो इस तरीके की जब स्थिति है तो अभी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी जब ये चीजें नहीं होंगी। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। एक डेमोक्रेसी में सबके पास बराबर रोल होना चाहिए, चाहे वो एक बड़ा आदमी हो चाहे वो एक गरीब आदमी हो, दोनों जो है डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे सकता है। दे, ऐसा होना चाहिए, दे सकता है नहीं, दे। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए आपको जो है कि ये जरूरत नहीं है कि हाँ इक्वल राइट हो वोट का। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, सभी लोगों को इक्वल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सभी बातों के तक पहुंच होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेस और अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, लोगों के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए कि हमको काम करने के लिए चुना गया है तो हम लोगों के लिए काम करेंगे। इक्वल इंफॉर्मेशन, अब आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें पता चला कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उस तक सिर्फ 20% स्टूडेंट्स का रीच है। आप समझ सकते हैं जो 80% स्टूडेंट हैं उन तक ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। हमारा यूट्यूब वो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे जगहों पर अभी आज भी बहुत अच्छे टावर्स नहीं लगे हैं। और इसमें जब आप दिल्ली जैसे शहरों में बैठ करके कहते हैं ना वी हैव टू मूव ऑन 5G, 4G इज टू ओल्ड, 4G बहुत ओल्ड है, देन वी आर मेकिंग जॉय ऑफ दोज पीपुल्स हु आर नॉट गेटिंग देयर प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन ऑफ एनी मोबाइल सिस्टम। ठीक है, उनको नेटवर्क सिस्टम नहीं पता चल रहा है, वो खेतों में बैठ करके जो है कि अपना नेटवर्क पकड़ा रहे हैं, और हम शहरों में बैठ करके कहते हैं कि मतलब वी हैव टू मूव ऑन 5G, 4G इज टू ओल्ड। तो ये चीजें गलत हैं। हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सबको इक्वल एक तरह से लेके चलें, उस दिन जो है डेमोक्रेसी के बॉर्डर मीन्स को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जल्दी कोशिश करूंगा व्हाइट बोर्ड पर आने की। एक्चुअली पेन टैब से अच्छा व्हाइट बोर्ड होगा, तो मैंने जो है कि क्योंकि क्लास काफ़ी लेट हो गई थी, 20 से रेगुलर क्लास करनी थी, तो अब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। तो नमस्कार और विश यू ऑल द बेस्ट।